आज काफी दिन बाद आए हैं हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। बिल्कुल। और हरियाणा में बहुत, जितने दिन बाद आऊं उतनी ज्यादा हलचल पैदा होगी। ब्राह्मणों की राजनीति, बहुत सारे अलग अलग गुट से बनते हुए दिखाई देने लग रहे हैं। इधर से बिश्नोई साहब भी कुछ कुछ बोल गए, बड़ोली साहब भी, और खट्टर साहब का जन्मदिन बड़ा ठाडे तरीके से मैंने ऐसा लगा कि पहली बार ऐसा मनाया गया है। और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें। अभी ये जो मेयर का चुनाव है यो भी, बिल्कुल बहुत कुछ आपके मुख अरविंद से सुनना चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है और के आपके दिमाग में चल रहा है। हरियाणा चूंकि दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए है जी, और दिल्ली देश की राजधानी है जी, तो उस हिसाब से हरियाणा के लोग राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अवेयर हैं और बहुत ज्यादा एडवांस भी हैं। ठीक है। हरियाणा ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बहुत बार बदली है। बहुत मौके ऐसे आए हैं जब हरियाणा के नेताओं ने देश की राजनीति को हिलाने तक का भी काम कर दिया था। सत्ताओं को पलटने का भी मादा हरियाणा के लोगों में है। अब चूंकि राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अवेयर है हरियाणा, इसलिए यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है। जिस दिन चुनाव खत्म हुए उसके बाद से ही राजनीति लगातार गरमाई हुई है। हाँ, हरियाणा में ये पता ही नहीं चलता कि जो 5 साल का कार्यकाल होता है किसी भी सरकार का, वो 5 साल कब चले गए। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि अभी वैसे तो सोचने में लगता भाई बने था नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, थोड़े दिन हुए, ठीक बात, लेकिन 1 तिहाई कार्यकाल बीतने को है। ठीक बात है। 60 महीने हुए हैं जी, ठीक है। 60 महीने हम तो 19 महीने होने हो रहे हैं, तो 1 तिहाई कार्यकाल बीतने को रहे हैं। उसका मतलब ये है कि सरकार का जो 1 तिहाई कार्यकाल है उसमें सरकार ने क्या किया, लोग अब इस चीज पे भी मंथन लगे करने। हाँ, तो टाइम आ गया। जो लोग राजनीतिक तौर पर बड़े एक्टिव थे और पिछले काफी दिनों से बिलों में बड़े हुए थे, अपने घरों में बैठे हुए थे, वो भी धीरे धीरे अब आने लगे फील्ड में। अब फिर से दोबारा से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई क्योंकि उनको भी ये दिखाई देने लग गया ना। अब लोकसभा के चुनाव में तो लगभग 3 साल बच गई। हाँ, मानसून फिर से शुरू होने वाली, कोई कमेंट फिर से निकलने वाले हैं। बिल्कुल, वो लगातार जो है हरियाणा में अब तो अगले 3 साल तक हर रोज ही राजनीतिक गतिविधियां होंगी। इधर से अगर हम अभय सिंह की स्थिति देखा जो उभरने लग रही है, पर्सनली मैंने तो लगा भी उभरने लग रहे हैं। आपने क्या लगा है? देखो, फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली 2 योजनाओं से लगातार हरियाणा की जनता बीजेपी का विकल्प ढूंढ रही है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, बीजेपी भले ही सरकार में है, तीसरी बार राज में आ गई है, लेकिन लोग बहुत बड़े स्तर पर आज भी ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई अल्टरनेट मिल जाए। वो अल्टरनेट मिल नहीं पा रहा। उन्होंने हुड्डा परिवार पर कह लीजिए कांग्रेस पे दांव खेलने की का प्रयास जनता ने किया, लेकिन कांग्रेसी अपने ही घमंड में चूर होके रात को मंत्री और डिप्टी सीएम बन के सो रहे थे, कोई एसडी बन के सो रहा था, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बन के सो रहा था। कांग्रेसी है हुड्डा साहब? कांग्रेसी, जो मतलब हुड्डा साहब के इर्द गिर्द के कांग्रेसी थे वो। तो क्या आज आपके हिसाब से क्या हुड्डा साहब कमजोर और अभय सिंह ऊपर जाने लग रहे हैं? देखो, फिलहाल तो ये है, सच्चाई तो ये है कि हुड्डा साहब के साथ आज भी 4 सांसद और राज्यसभा भी जो जीता है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत की वजह से ही जीता है। हाँ, ये 37 जो आए हैं ये भी कहीं ना कहीं तो, और जो 37 एमएलए हैं उनमें भी 32-33 ऐसे हैं जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से जीते। ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें अभय सिंह चौटाला का क्या है कि आज ठीक है दिख रहा है कि अभय सिंह चौटाला मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जब लोग वोट डालते हैं ना तब लोग क्या मैंडेट देते हैं, बात तो वो है। अभय सिंह चौटाला वो नेता है जिसने देश में इकलौता आदमी था जिसने विधानसभा से इस्तीफा दिया और उसको उसी के हल्के लोगों ने हरा दिया। और वो हल्का इलाहाबाद जो किसान भूमि लैंड है, कोई बड़ा शहर तो है नहीं पूरे हल्के में। तो लोग जब वोट डालते हैं ना तो उस समय एक अलग ही नैरेटिव सेट होता है। अब आज ठीक है वो मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी एक बड़ी गजब बात ये है अभय सिंह चौटाला की कि वो निरंतरता कितनी रख पाते हैं इसमें। अभय सिंह चौटाला की कंटिन्यू चलते रहे, सब नहीं 2 साल से तो नहीं चल रहे, लेकिन यूं है कि जो 25 सितंबर की रैली थी ना रोहतक की, उससे 1 महीना पहले और उसके बाद से अब लगातार वो कंटिन्यू चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 7, 8, 9 महीने से वो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित नेता बन गए अभय सिंह चौटाला। और वो चर्चा में भी इसलिए हैं कि एक तो जिस ढंग से उनका बोलने का तरीका है, जनता को कौन चाहिए, जनता को वो चाहिए जो उनके कामों के लिए अधिकारियों को भी ललकार दे, जो सरकार को भी खुली चुनौती दे दे, लोगों तो वही चाहिए। ठीक बात है। और अभय सिंह चौटाला के साथ जो लोग रहते हैं उनमें से भी ज्यादातर इस तरह के हैं
जो किलकी मारने टाइप के लोग नहीं होते, हाँ भाई कर दो यूं कार्रवाई। जो आदमी सीधा यूं कहने लग रहा है, और इससे फालतू क्या होगी कि भाई अब जैसे बुढ़ापा पेंशन को लेकर के उसने चैलेंज किया सरकार को, भाई 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू है और 20 तारीख को मैं पंचकुला में महापड़ाव डालूंगा, या तो ये बुढ़ापा पेंशन शुरू कर दो। और सरकार झुकी तुरंत प्रभाव से। अब भी वो जिस ढंग से मंडियों में गया, मंडियों में तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा भी गए थे, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन उनका कोई असर नहीं हो पाया, क्योंकि आदमी की जबान में भी एक जो है ना कितना कड़कपन है। अधिकारी ये समझ लेता उसकी टोन से भाई इसका काम करना या नहीं करना। जो लोग जाते हैं ना नेताओं के पास काम कराने के लिए, नेता तो सारे फोन करते हैं उनके, करते हैं ना, और उनमें 90% के काम नहीं बनते। वो काम इसलिए नहीं बनते, अफसर भी ये समझ लेते हैं भाई वो जो नेता है किस टोन में बात कर रहे हैं, इसका काम करना है या नहीं करना। अब हरियाणा में कोई ऐसा नेता है जो यूं कह दे किसी भी अधिकारी को तेरी गर्दन पकड़ लूंगा, ठीक है, ये तो हिम्मत की बात है, मैं गर्दन मरोड़ दूंगा। बताओ अगर किसी की भी हो तो। यहाँ तक कि जो सत्तारूढ़ है वो नहीं कर सकते। वैसे तो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जनता ने चीज पसंद है, जनता ने पसंद है जो नेता उनका काम करा सके। ठीक बात है, ठीक है ना, ठीक बात है। भाई अगर हाथ जोड़ते सारे काम हो जाओ तो फिर क्या जरूरी है उसने ट्रैक्टर लेके ना घूमने की। दुष्यंत के बारे में क्या कहना, जो अभी एसएचओ वाला कांड हुआ, उनका आगे गाड़ी रोक ली, उस सीन से क्या लगा है? दुष्यंत साहब मजबूत हुए कि कमजोर हुए? देखो मेरा ये मानना है, हालांकि मैं तो सोच रहा हूँ भाई ऐसा करना नहीं चाहिए था दुष्यंत साहब ने। उनकी इमेज थोड़ी कम, एक सीएम लेवल का आदमी और एक एसएचओ और एसपी डीएसपी तक भिड़े, मतलब अजीब सा। देखो ऐसा है, इसके दो अलग अलग हिसाब से हम इस चीज ने सोच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले 1.5 साल से यानी विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया उसके बाद से दुष्यंत का लोगों ने नाम नूम लेना बहुत कम कर रखा था, ठीक है, इग्नोर सा हो रहे थे। अब पिछले 15-20 दिन से हर आदमी के दिमाग में दुष्यंत चौटाला का नाम है। करोड़ों रुपए में नहीं होती इतनी ब्रांडिंग, अच्छा किसी लेवल पे अच्छा बुरा कुछ किसी भी हो, लेकिन हर आदमी नाम तो दुष्यंत का ले है। ठीक बात है, ठीक है ना, तो एक तो उसकी दोबारा से लोगों के बीच में उसका नाम आ गया, ठीक है। दूसरा मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता उसकी झलकी है इन दोनों चीजों में, इमेच्योरिटी। वो कैसे झलकी है? जिस आदमी को Y+ सुरक्षा है, जिसके साथ गनमैन घूम रहे हैं, तो उसने क्या जरूरत है अगली खिड़की खोलने की? वो गनमैन क्या तराक रखे हैं? ठीक बात भाई वो गनमैन क्या केवल जब वो लोगों में जाता है जनता को धक्के मारने खातर रख रखे हैं? आप देखना, बताता हूं आपको, दर्शक भी कमेंट कर देंगे। ठीक बात है। जितने मंत्री संतरी एमएलए मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जो गनमैन ले रहे हैं, एक आला ले रहा है तो वो तो बेचारा केक रहा, जो 2-2 4-4 5-5 गनमैन जिसके पास हैं, वो आप देखना जब लोग नमस्ते करने जाओ ना उनको भी धक्के मारे, कई दो मारा है ना। भाई उनका यू काम रह गया, उनका काम क्या? उनका काम है सिक्योरिटी देना। अगर दुष्यंत चौटाला के काफिले के आगे वो जैसा दिख रहा है उसमें वह उतरा है, तो दुष्यंत ने जाने की जरूरत नहीं थी। गनमैन किस लिए है? हाँ, कोई उठाकर बंदूक दिखावा है तो फिर यूं तो फिर कोई में भी कर देगा। फिर वो सिक्योरिटी किस चीज के लिए? क्या वो सिक्योरिटी केवल लोगों को धक्के मारने खातिर है? और जो दिग्विजय ने एक उसको धक्का मारा था, देखो उसमें मेरा ये मानना है कि उस समय हालात ऐसी बन जाती हैं कि जब दुष्यंत उतरा, पहले तो दुष्यंत उतरे, दुष्यंत उतरते ही जैसे ही गाड़ी की तरफ गया, वीडियो बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने गाड़ी चला ली। उसके बाद वो जो आदमी खड़े है वो अननोन था उनके लिए, क्योंकि ना तो उनकी कोई सिक्योरिटी में था ना कोई और। तो हर आदमी के दिमाग में एकदम ये होता, कोई भी इस तरह का एपिसोड हो तो क्या करेगा? मैं आप या कोई भी हो उस जगह, तो एकदम रिएक्ट तो करेगा ना। तो आपके हिसाब से दिग्विजय को पता नहीं था ये पुलिस ऑफिसर है? नहीं, दिग्विजय ने क्या हो सकता है? दुष्यंत ने भी ना पता उसका, उसके कोई ना तो पुलिस की ड्रेस पहन रहा था, ना उसका कहीं कोई यूं लिख रखा था भाई पुलिस अफसर है या पुलिस का कर्मचारी है। ठीक बात है। अनजान आदमी को कौन पहचानेगा? अब बिना वर्दी के, चाहे मान लो जिले का एसपी आ जाओ, कोई भी हो, घूम लो, लेकिन यूं कौन पहचानेगा भाई? हाँ, ये बात ठीक हो, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब इतना बड़ा एपिसोड हो गया, भाई जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं मेरे को बंदूक भी वो दिखा रहा है, फलाना दिखा रहा है, ठीक है, वो गाड़ी का गड़ा दी, तो आदमी एकदम क्या रिएक्ट करेगा? और वो तब जब उसका बड़े भाई के साथ वो चीज हो रही है। लेकिन उतरना गलत था दुष्यंत जी का उस टाइम पे। दुष्यंत का उतरना गलत था, मैं बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा, वो गनमैन किस लिए रख रखे हैं? अच्छा, दुष्यंत साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देखो मेरे को डीजीपी ने ब्लॉक कर दिया, वो भी गलत मानता हूं मैं। नहीं होना चाहिए था ऐसा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था भाई। एक इतना बड़ा आदमी जी, यही तो अनमेच्योरिटी दिखा रही है भाई। जो आदमी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रह लिया, ठीक है, मान लीजिए डीजीपी ने ब्लॉक कर दिया 1 मिनट के लिए, ठीक है, तू ये पब्लिकली क्यों बता रहा है? बात है, अगर तो पुलिस वाले सिपाही भी उठाओगा फोन, ठीक है ना। जब डीजीपी ने ही ब्लॉक कर दिया, बल्कि चौटाला परिवार पता है क्या कहता है?
सारा चौटाला परिवार। हाँ, उन्होंने मोस्टली समर्थन दिया है। नहीं, मोस्टली चौटाला परिवार क्या कहता है, अपनी जनसभाओं में भी कहते हैं कि भाई हम दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते हैं। और चौटाला परिवार के ज्यादातर नेता ये भी कहते हैं अफसरों को, सार्वजनिक मंच पे बोलते हैं कि भाई मारी नू नहीं तसल्ली, मारी क्या पता चौथी पीढ़ी राज में आ जाए, तो इसलिए हमारे काम कर दिया करो और हम याद रखते हैं। इसने तो वो चीज और पॉलपट्टी पड़ दी, ब्लॉक कर दी। मैं पता नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। अच्छा, टोटली अनमैच्योरिटी। उसके बाद और जितने चौटाला साहब हैं, जो हुडा साहब, अभय साहब हैं, या और सबने ये कहा भाई यह गाड़ी दुष्यंत की नहीं रोकी, चौटाला की रोक दी गाड़ी। तो इसमें क्या उनका एकता का भाव दिखा है? देखो ऐसा है, कोई भी इस तरह का एपिसोड हो, मेरा ये मानना है, ना केवल चौटाला परिवार बल्कि हरियाणा के तमाम राजनेता, चाहे वो कोई किसी भी राजनीतिक दल से, उन सबको दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा होना चाहिए था। हुए भी थे सारे खड़े। उसका कारण भी ये है कि चलते काफिले को इस तरह से रोकना, ठीक है, आज इसका रोक, कल दूसरा भी रोक देंगे, परसों तीसरे का। अगर मान लो उनकी कोई गलती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ, वो रफ चला रहे थे और चला रहे थे, ठीक है, आप ट्रैफिक पुलिस को बुला के उनका चालान कटवाते, गाड़ी इंपाउंड कर देते। तरीके तो बहुत हैं इन चीजों के। फिर अगली बात, मान लो वो रफ चला रहा था जी, तो भाग्या क्यों जब उतरे दुष्यंत, मामला कहां फंसा है? में तो दाड़ मकड़ा। सबसे बड़ा पेच कहां फंसा? सबसे बड़ा पेच ये फंसा कि वो जो सीआईए इंचार्ज वहां उतरा, या तो उतरता ही नहीं, कुछ नहीं होना था मामला। अगर वो उतर गया तो जब दुष्यंत गया तो भागे क्यों? फिर वो चोर साबित हो गए। गाड़ी क्यों बजाई? और वो अपने एक साथी को भी छोड़ गई। बधाई से कमजोर दिल के आदमी। भाई इतनी तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का बाकायदा हर साधन पर लिखा होता है, सेवा सुरक्षा सहयोग। ठीक बात है। जब वो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, मतलब खुद भाषण लग रहे हैं, बताओ किस चीज की सुरक्षा है? तीसरा सवाल सर मेरा जी, इधर से एक भाई है हमारा धर्मेंद्र हुडा, विदेश में जाकर वीडियो बनाने लग रहा है, कंटिन्यू हुडा साहब के खिलाफ बोल रहा है, जाट आंदोलन पर बोलने लग रहा है। वो कहीं ना कहीं कैप्टन साहब के भी बारे में बोल रहा है, जस्सी पेटवाड़ के बारे में बोल रहा है। उसकी वीडियो से कितना इफेक्ट पड़ रहा है हरियाणा के अंदर? क्या हुडा साहब के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है उस बात का? देखो, उसकी वीडियो से एक फर्क तो ये पड़ा है जी कि पिछले कई साल से कैप्टन अभिमन्यु, जो 2014 और उससे पहले प्रदेश सत्र का नेता था, पूरे हरियाणा में जगह जगह उसके प्रोग्राम हो रहे थे, लेकिन जैसे ये जाट आरक्षण हुआ, उसकी कोठी फूकी गई। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु ज्यादा सक्रिय राजनीतिक तौर पर नहीं रहे। लेकिन जब से वो वीडियो वायरल हुए धर्मेंद्र की और लोगों को उसने जो बातें बताई हैं, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु के जगह जगह मिलन समारोह के कार्यक्रम होने लगे। लोगों में सहानुभूति वो का चाहे भाव, जींद में हो, सहानुभूति का भाव आया, बिल्कुल, चाहे कुरुक्षेत्र हो, आंसी हो, सिरसा हो, राजनीतिक तौर पर कैप्टन अभिमन्यु को तो उसका फायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। दूसरी बात, हुड्डा परिवार को कितना नुकसान होगा तो आज के दिन तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब चुनाव आएगा उस दौरान तक ये क्या हालात बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, हुड्डा परिवार क्या बोलता है। वैसे एक विशेष बात ये भी है कि ये जो पूरा जाट एजिटेशन था, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक खास बात लगा लो, या कोई भी मामला हो, वो किसी भी इस तरह के मामले पर कभी कोई टिप्पणी करते नहीं, और पर्सनल टिप्पणी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करता ही नहीं किसी पे। बड़ा एक घाघ नेता होता ना वो धर्मेंद्र हुड्डा ये कहता है भाई हम जब हुड्डा साहब के खास थे, उन खातर आगे पीछे हंडा करते, सारे काम हम करा करते, जब हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे, जब हम इस मामले, तो हुड्डा साहब हमारे पक्ष में सपोर्ट में नहीं बोले, तो फिर हम क्या आदमी रह गए? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, एकला हुड्डा साहब की बात नहीं, बहुत नेता ऐसे हैं जो अपने कार्यकर्ता उनके खूब हाजिरी मारे हैं, खूब कार्यकर्ता उनके लिए मरण मारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब उस कार्यकर्ता को कोई काम होता है तो उसके फोन तक भी नहीं उठाते। कल का बताऊं मैं आपको एक एपिसोड। तो फिर इस हिसाब से तो चौटाला खानदान सही है, बहुत। अभय सिंह तो ऐसे हैं भाई, मेरे कार्यकर्ता की तो कोई पुलिस भी गाड़ी नहीं रोक सकता। देखो, उसमें भी कई बार ये है कहना करने में, मतलब कार्यकर्ता तो खुश है ना भाई, मेरा नेता, मैं उस नेता का नहीं, नेता होना। देखो, जो कार्यकर्ता उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो उसके लिए मरण मारने के लिए तैयार है जी, ठीक है, जो उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ दांव पर लगा रखे हैं, तो उसके लिए नेता को खड़े रहना चाहिए। लेकिन एक कड़वी बात बताता हूं आपने, कल ही मेरे पास किसी का फोन आ रहा था, भले भाई वो विधायक महोदय को इस बार तो टिकट नहीं मिली, पिछली बार वो विधायक था, तो वो भला वो मेरा 20 साल पुराना मित्र, सुन लो, वो विधायक, वो आदमी बता रहा है मेरे को, और भला 20 साल से वो
दिन में 2 बार भी हमारी क्या पता बात हो जाती। ठीक है। उसको एमएलए बनाने के लिए हमने पूरा जोर लगाया, और जैसे ही वो एमएलए बन गया बोला मेरे फोन उठाने बंद कर दिया। अगला फोन नहीं उठाया 5 साल, लेकिन बोला परमात्मा ने भी सुन ली, उसको अगले गड़े टिक टिक मिली ना उठाओ भाई फोन। बोला ही फिर ला गया कारण उल्टा है। तो ये नेताओं की प्रवृत्ति है। एक तो नेता की बड़ी गजब बात होता है, और जितने दर्शक देख रहे हैं, जो वोटर हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। एक तो जो नेता एमएलए बनने से पहले तो कोई और नंबर ले रहा हो, और एमएलए मंत्री बनते ही नंबर बदल दे, तो ये समझ लो कि वो आपका ज्यादा काम आने वाला नहीं है। नंबर बदल गया, वो नंबर बदल गया, वो नंबर कौन पावे लोगों पर गनखरेंग पे दो। दूसरा वो नेता जो आपका फोन ही नहीं उठा रहा, तो वो आपका काम क्या करेगा। तो इस मामले में कुछ आदमी है, मैं आपको उदाहरण दूं। अब रणजीत चौटाला है, क्यों बोल बट्टी खुलो रहा है। आधी रात को भी अगर कोई आदमी फोन करता है ना जी, तो फोन उठाता है। कृष्ण बेदी है, आधी रात को भी कोई फोन करे तो फोन उठाता है। अभय सिंह चौटाला है, आधी रात को भी फोन उठाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तुरंत फोन उठाता है। लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं जिन जो फोन नहीं उठाते। उनकी और नाम ले दो, चल दिया, वहां मजा आ जाएगा। वो गणे हैं, बता दो उनमें मैं एक हिंट दे दूं, बस इससे समझ जाऊंगा। एक बीजेपी का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, पदाधिकारी, ठीक है। एक दिन बीजेपी के रोहतक ऑफिस नाम लेकर कर दो ना यार, नाम भी बता देंगे। रोहतक ऑफिस की बात, एक बंदा आया उसके दौरान, बोला भाई साहब आपका नंबर दे दो। उन्होंने बोला नंबर का क्या करा, मैं फोन तो उठाऊं नहीं। कितना स्पष्ट हुआ दिया तुमने। ठीक, अगला स्पष्ट नहीं बोला क्या करेगा नंबर का। ठीक है, फिर मैं फोन नहीं उठाऊं। ये 5-4 नेताओं के नाम भी बता दो। ऐसे तो 5-4 नहीं गणे हैं, 5-4 के बता दो। सारी पार्टियां तो उठा ली। सबसे ज्यादा तो जिस आदमी से लोग ये कह रहे हैं भाई ये फोन नहीं उठा रहा, ठीक है, वो दीपेंद्र हुड्डा है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा के बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि भैया हमारे फोन नहीं उठा। आप उनके खासम खास हो, देखो नहीं पोल खोलने लग रहे हो। नहीं, खासम खास तो कोई किसी का हो, मैं तो जो सच्चाई हो बता रहा हूं। दीपेंद्र साहब नहीं फोन उठाते, ठीक है जी, लेकिन ये भी सच्चाई है। मेरा तो पहली घंटी उठाओ अगला, ठीक है, लेकिन वर्करों की बात बता रहा हूं, अपने दोस्त के वर्कर भाई, वर्क करा के तो फोन उठाते नहीं, इनके फोन उठे जी। अच्छा, अब जैसे मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उनने भी नंबर चेंज कर लिया। चलो वो तो सीएम उनके तो अलग, चलो मुख्यमंत्री का एक अलग प्रोटोकॉल, अलग प्रोटोकॉल है उनका, ठीक है। इसके अलावा भी अब जैसे जिस नेता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, वो बीजेपी में प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, ठीक है, तो वो स्पष्ट कहता मैं नहीं उठाता, मैं बात खत्म। कम से कम वो स्पष्ट कह तो दे है, ठीक बात है, भले ही आपका मित्र है। अच्छा, इस मामले में एक बात और भी है, मैं उन कार्यकर्ताओं का भी थोड़ा बहुत दोष मानता हूं, जो नेता और कार्यकर्ता उनको फोन करते हैं ना, उनका भी दोष मानता हूं मैं। वो दोष बता देता हूं आपको क्या है। जैसे एक नेता जो फोन नहीं उठाता, उसको मैंने यूं कहा, माँ भाई साहब आप फोन क्यों नहीं उठाते लोगों को, तो उसने ये जवाब दिया, यार सारा दिन क्या फोन उठाऊं, दिन में मान लो 500 फोन आ गई, वो 500 बता दे तो हाँ जी ठीक ठाक हो, मतलब ठीक हूं तभी तो फोन उठा रहा हूं। काम की बात कोई करता नहीं। काम की बात नेता के पास क्या हो, आप लगा लो, मैं लगा लो, आप लगा लो, मेरे पास 200 फोन आओ दिन में। अब वो 200 फोन वाले सारा दिन हाँ जी, ये जी, वो जी, भाई सारा दिन ये काम थोड़ी आदमी ने। काम की बात कितनी है, 1 मिनट में काम की बात आदमी कर सकता है, ठीक बात। जो काम की बात करनी हो, किसी भी नेता से आपने मिलना है, 2 मिनट में आप अपने मन की सारी बात बता सको। मेरे फेवरेट नेता तो धर्मवीर जी हैं, सांसद साहब भिवानी के। वे फोन उठाओगे चाहे अननोन हो चाहे कोई भी हो। उठाओगे नहीं, वो उल्टा भी करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी एक छोटी सी बात है, वे 15 सेकंड तक फालतू बात नहीं करते। तो सही बात है, मैं कहूंगा सही है, तो अगला काम की पूछे ना, हाँ, बता तेरा क्या काम है, फलाना काम है, ठीक है भाई। मैंने उनके पास 1-2 बार फोन, कई बार फोन करा, हाँ भाई जियो काम था, ठीक है हो जाएगा, बस काट दिया। मैंने देखा 16 सेकंड आज तक मेरी ऊपर नहीं हुई, नहीं तो, लेकिन वो मैंने बड़े पसंद है धर्मवीर जी। अब किरण चौधरी है, उसका नंबर कौन पाओ लोगों पे, जो लोग टिकट मांगते हैं ना किरण चौधरी, उन पर भी उसका पर्सनल नंबर कौन मिला है। यही हालात कुलदीप बिश्नोई की है। जो नाराजगी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण बताऊं आपको क्या था, बता दो। वो ये था कि उसने लोगों के फोन नहीं उठाई, जिनके पास नंबर था उनके तो फोन नहीं उठाए। रजा वाली फील ले रहे थे, उठाया नहीं करते अगला। अरे भी जो यू मामला चल रहा है बिश्नोई साहब का, बिश्नोई साहब का मामला तो बड़ोली साहब का, बिश्नोई साहब का मामला तो ये है कि कुलदीप बिश्नोई के ख्वाब तो हैं बहुत बड़े, राजा वाले, और मेहनत वो कर नहीं रही। ये वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम वाला ही चौधरी बनता है, बिना काम वाले चौधरी चौधरी कौन बनते। अब मैं उदाहरण दूं, आपने सुन लो। सुरेंद्र पुनिया एक बिल्कुल आम घर का आदमी है, ठीक है, उसने मेहनत करी, पार्टी के ग्राउंड जीरो पे काम करे, आज वो प्रदेश का महामंत्री है,
ठीक बात है, हरियाणा में 2 या 3 होते हैं प्रधान। ठीक है ना, प्रदेश 3 है, लेकिन उन 3 में भी वो टॉप में है क्योंकि वो कार्यालय का इंचार्ज भी है साथ में। मोहन लाल बड़ोली के बाद दूसरा नंबर उसका है क्योंकि वो ऑफिस इंचार्ज भी है। प्रदेश महामंत्री तो तो 3 हैं, वे कृष्ण बेदी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया। लेकिन सुरेंद्र पुनिया प्रदेश महामंत्री के साथ साथ कार्यालय सचिव भी है, मतलब कार्यालय इंचार्ज है। अब कोई भी जो है ना चिट्ठी जारी होती है उसमें आप देखना 95% सुरेंद्र पुनिया के साइन मिलेंगे, इसलिए वो फोन नहीं उठा पाते फिर। क्या भी दरअसल अगला स्पष्ट है भाई, नहीं है फुर्सत है। नाराजगी तो है नहीं। अब दीपेंद्र हुड्डा की मैं बता रहा हूँ, आपने सुन लो वो जो बात फिर है ना, पुनिया साहब कोई विधायक भी नहीं है। विधायक होते तो फोन उठाना एक अलग प्रोटोकॉल बनता फिर उनका। नहीं, विधायक तो 2 बार उन्होंने लड़ लिया चुनाव, लोगों ने नहीं बनाया। अगर लोग बना देते तो मंत्री बने पाता। तो प्रदेश अध्यक्ष में क्या उनका अभी भी जिक्र चल रहा है? प्रदेश अध्यक्ष का तो देखो जिक्र तो है, जब तक नहीं कोई डिक्लेयर होता। मिठाई के डब्बे अब तक खत्म तो नहीं होंगे उनके ना, मिठाई वाले दिब्बी रोजा उसके आए जाओ हैं, दिब्बी आए जाओ हैं। वो तो जब तक नया नहीं डिक्लेयर होता या जब तक मोहन लाल बड़ोली के नाम की चिट्ठी दोबारा जारी नहीं होती, इतने सब रेस में है, अपने अपने प्रयास भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, इस अपना अलग सवाल चला गया। बिश्नोई साहब और बड़ोली साहब के बारे में क्या प्रेम कथा चल रही है? इसमें स्पष्ट बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को कांग्रेस समझने की गलती ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी है, पहले वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में कांग्रेस के सांसद होते हुए जी 2005 से और 2007 तक वो खूब गांधी नेहरू परिवार से लेकर के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खूब बोले। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन पे। ठीक है, आखिरकार खुद कुलदीप बिश्नोई को पार्टी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस ने तो काटे को नहीं, तो कितने बोलने दो भाई, कौन काटना नहीं। कांग्रेस की तो ये रवायत है। ठीक है, अभी ये जो G23 जो इनका बनया, ठीक है, बीजेपी बना के देखो ना, अगले दिन से 23 की 23 ने बाढ़ नहीं काटे दे दो। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है, निकाल नहीं सकती कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है कि कांग्रेस तो कोई बीमारी है, वो बीमारी पनपे जाओ उसने मेटन की नहीं करते, और बीजेपी वाले उसकी तुरंत सर्जरी करें, काटो बाढ़ बाद में देखा है। तो फिर अभी या सर्जरी से ऑपरेशन। इसमें क्या है, एक तो कुलदीप बिश्नोई प्योर पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर वो शख्स प्योर पॉलिटिशियन होता तो 2005 में जब चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस ने, उस समय आज भी ये चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई को केंद्र में मंत्री बना रहे थे, चौधरी भजनलाल को गवर्नर लगा रहे थे, चंद्रमोहन बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री बना रहे थे। इसलिए फालतू और के चाहिए था। ये दोनों बाबू बेटे ने लिया नहीं, चंद्रमोहन जब उप मुख्यमंत्री बन गया ना, पूरी जिंदगी के लिए एक उप मुख्यमंत्री। मैं दोनों से मिला हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी से भी और चंद्रमोहन जी से भी। मेरे को पर्सनली ये लगा पंचकुला में चंद्रमोहन बिश्नोई एक आम व्यक्ति के साथ बैठ के खाना भी खाता है और बढ़िया बात भी करता है। उनके चेहरे से कोई अलग रुबाब या अलग एटीट्यूड झलकता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं तो जिस पंचकुला से वो है ना, ठीक है, 1993 में एक बाई इलेक्शन हुआ जी, जब वहां के सिटिंग एमएलए का देहांत हो गया, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, तो हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा आ गया। उन्होंने अपने बेटे को बाई इलेक्शन लड़ा दिया, मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री का छोरा चुनाव लड़ा, जीत गया। लेकिन उसके बाद 96 में वो जीता, तब भी चौधरी भजनलाल का कोई वो नहीं था। ठीक है, कांग्रेस की बुरी हालात थी। 2000 में फिर जीता, 2005 में हम मान लेते हैं कांग्रेस की हवा थी। ठीक है, इस बार फिर जीत गया वो तो बीच में जो फिजाड़ा प्रकरण हुआ, अगर वो ना होता तो क्या बताओ, बीच में भी नहीं हारता। ठीक है ना। ठीक है, चंद्रमोहन की एक बड़ी खास बात यह है कि एक तो उसके चेहरे पे कहीं ये नहीं लगता कि वो इतने बड़े नेता का बेटा है। हाँ, एक साधारण सा दिखता। अब कुलदीप बिश्नोई तो क्या है, आपने एक और, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे तो फोन आपके पास होगा, मैं तो आवे नहीं जी। कोई भी नेता से मिलते हैं कोई आदमी, तो वो क्या करता है, या तो राम राम करेगा या नू कर देगा, तो ये चीज करें ज्यादातर मोस्टली ये बात हो ना सारा, मोदी जाएगा वो भी नूए करे या हाथ जोड़ लेगा। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा नेता, मैंने बहुत नेता देखे, वो अगला गणियों करता है। अब ये देख लो आप, चलो थम्स अप भी अच्छी चीज है, नहीं अच्छी बात तो है, लेकिन उसकी बजाय नू भी कर सके है। चलो जी, यह सीख लो जी आप। ठीक है ना, ठीक बात। तो लोग उसका बाद में उस समय तो नहीं कहते, बहुत लोग अंत मेरे आगे के लिए। तो क्या पार्टी छोड़ देंगे बिश्नोई साहब या पार्टी में रहेंगे? देखो, फिलहाल कुलदीप बिश्नोई की ये हालात है। अब हालांकि बड़ोली साहब ने नोटिस भेजना था, वो नोटिस भेजने से मना कर दिया। नोटिस भेजो ना भेजो कोई नहीं पूछता उस चीज में। अच्छा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये जो है ना पहले से ऐसा पैरामीटर सेट कर लेती है, भाई इसका इलाज करना है राजनीतिक तौर पर। ठीक है। अब मन में ये लग रहा है कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी को बड़ी चौधर नहीं देगी। अब तो उनको अपना ये देख लेना चाहिए, और
चौधर तब तक नहीं देगी जब तक उनके दिमाग में ये रहेगी ना, भाई मैं बहुत बड़ा नेता हूं। अभी ब्रजेंद्र सिंह का एक बयान वायरल है, सद्भाव यात्रा के दौरान उन्होंने बोले, वो भाषण बड़ा जबरदस्त देने लग गया सद्भाव यात्रा में, पैदल चल चल के बहुत कुछ सीखिए। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, भाई बीजेपी उन्हीं लोगों को चौधर देती है जिसका खुद का कोई जुगाड़ ना हो, खुद का कोई ग्राउंड ना हो, ठीक है, इसलिए सीएम बनाया। कुलदीप बिश्नोई जब तक ये नहीं सोचेगा ना भाई मेरा कुछ नहीं है, तो बीजेपी के में दे देगी। जब तक कुलदीप के दिमाग में ये रहेगा ना भाई मैं भजन लाल का बेटा हूं और मेरे इतना बड़ा राजनीतिक वो है, आज भी वो उसमें बोल रहा था अपने, मतलब 4-5 दिन पहले, 7% वोट बैंक है मेरा। रुबाब कहाँ है भाई 7% वोट बैंक? अगर यही 7% वोट बैंक था तो 2022 के उपचुनाव में पूरी सरकार ने अपना सब कुछ झोंक के उसके बेटे को जिताया था। ठीक बात है। और अगली सुन लो जी, मैं खुद उस चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूं। कुलदीप बिश्नोई को भावी मुख्यमंत्री बोलते थे उसके वर्कर। सही बात है। और बालसमंद गांव आदमपुर हल्के के बड़े गांव में एक है, वहां एक जनसभा, दुष्यंत चौटाला प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, दुष्यंत चौटाला की जनसभा करानी पड़ी कुलदीप बिश्नोई को अपने बेटे को जिताने के लिए। और स्टेज पे क्या हालात बने वो बताता हूं आपने। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आ गया और दुष्यंत चौटाला बाद में आया, जैसे एक लास्ट में नेता था ना वीआईपी फील वाली। और आते ही आया सीएम आया, दुष्यंत सीएम आया, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला, और कुलदीप बिश्नोई इसको सुन गया। इससे हमारे राजनीतिक दिन क्या होंगे? जिस चौधरी देवीलाल के परिवार के खिलाफ पूरी राजनीति चौधरी भजनलाल की रही, कुलदीप बिश्नोई की भी लगातार रही, और अपने बेटे को जिताने के लिए, भव्य बिश्नोई को जिताने के लिए दुष्यंत चौटाला भावी सीएम के नारे सुनने पड़ रहे हैं। बताओ और क्या बच गया फिर? ठीक है, ग्रहण लग लिया ये तो फिर ठीक है। अच्छा, अब जो आप आ रहे थे धर्मेंद्र हुड्डा साहब ने कहा कि हल्का सा पॉजिटिविटी आई है कैप्टन अभिमन्यु को लेकर, तो क्या इससे जस्सी पेटवाड़ को लेके आपको क्या सोचना है? क्या वो कमजोर होंगे या उनकी राजनीति कैसी है, उनका तौर तरीका कैसा है? देखो ऐसा है, जस्सी पेटवाड़ एक तो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, ठीक है, आप तो इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि आप उसके नाम को देख रहे हो, उसने इतने बड़े नेता को हरा रखा है। मैं वही बता रहा हूँ ना आपने, आपको अगली बात जो बोल रहे हो सुनो ना। जस्सी पेटवाड़ एक साधारण घर में पैदा होके, ठीक है, और उसने अपनी मेहनत करके, ठीक है, मेहनत करी, ग्राउंड जीरो पर रहा, कोई दो राय नहीं, और हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि सबको ये लग रहा था कि कुमारी शैलजा के कोटे में ये टिकट जाएगी और ये टिकट डॉक्टर अजय चौधरी को मिल जाएगी। इसी कारण उमेद लोहान कांग्रेस में होते हुए पार्टी छोड़ गया। नहीं तो उमेद लोहान तो जस्सी पेटवाड़ से बहुत ज्यादा सीनियर था, ठीक है ना, और हर मामले में उमेद लोहान कहीं ना कहीं किस था, जस्सी पेटवाड़ बोलने का भी बड़ी आदमी है हर मामले में, तो जस्सी की बजाय उमेद को टिकट मिलती। लेकिन हर तरफ एक चीज थी कि भाई ये टिकट तो कुमारी शैलजा के खेमे में जाएगी, एक तरफा ऐसा। और नारनौंद में हालात ये थी जब चौधरी देवीलाल का बेटा रणजीत चौटाला, देवीलाल से बड़ा जाट नेता राजनीतिक तौर पर कोई नहीं है हरियाणा में, उसका बेटा 45,000 के आसपास वोटों से हार रहा हो और कांग्रेस का जेपी 45,000 के आसपास से जीतते हो, तो ये तो तय था भाई जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी वो जीतेगा, क्योंकि हर तरफ यही माहौल था। ठीक बात है। वो टिकट आखिर के कुछ एक घंटों में जो है जस्सी पेटवाड़ को मिल गई जी। किस्मत तेज थी उसकी, किस्मत का धनी था, वो टिकट मिल गई। हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोग कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु से भी नाराज थे, ठीक है, वो जस्सी को नहीं जिताना चाह रहे थे, वो बीजेपी को हराना चाह रहे थे लोग, ठीक है, बीजेपी को हराने के चक्कर में फिर और कोई ऑप्शन नहीं था। कैप्टन साहब ने काम बहुत करे हैं राजनीति में, जिसने जितने काम करे हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हमने एक वीडियो में पहले भी जिक्र कराया था, नरवाणा में ओम प्रकाश चौटाला ने जितने काम कराए थे कोई नहीं कर सका था मुख्यमंत्री रहते हुए, ठीक है, और वो मुख्यमंत्री रहते हुए हरा दिया रणदीप सुरजेवाला ने। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में जितने काम कराए उसको लीलाराम गुज्जर ने हरा दिया। चौधरी देवीलाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार हराया, ठीक है, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैप्टन इंदर सिंह ने हरा दिया, जिसने कोई नहीं जाना था। जेपी दलाल ने कितने काम कराए, को आज तक नहीं करा सकता, हरा दिया लोगों ने। घने काम कराने तो भी नहीं जीतते। कैप्टन अभिमन्यु ने वित्त मंत्री रहते हुए जितना काम करवाया ना नारनौंद में, जितने कॉलेज, स्कूल, ITI जो भी कुछ बनवाया, रोड सब रोड, ठीक है, कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन लोग आना चाहिए क्या, लोग आना चाहिए ना, अलग अलग हल्के की अलग अलग फिजा है। तो नारनौंद में ये है कि लाडू खानियाँ, व्यायाम जानियाँ, और दुख सुख में मतलब गोड्डे नुआनियाँ, लोगों के बीच में रहनियाँ, मिठा बोलनियाँ, वो आदमी चाहिए।
तो क्या अब की बार मान लो इलेक्शन हो तो क्या कैप्टन अभिमन्यु साहब मजबूत हैं या अभी जस्सी ही मजबूत रहेगा? देखो ऐसा है, अभी फिलहाल जो हालात है, हल्के में जस्सी से भी नाराजगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत लोगों के नारायण से मेरे पास भी फोन आते हैं जो ये कहते हैं भाई हम काम के लिए जाते हैं, अगला कह देता है भाई जो है मेरा राज नहीं है, सरकार नहीं है, तो ओड़ नहीं है। मैं से भी आऊँ हैं बहुत हल्के हम नाऊँ इस तरह फोन, पहले अब हमारा विधायक तो जानते हैं राज नहीं, तो मैं उन नहीं हूँ कहूँ राज नहीं तो इस्तीफा दे दो, राज बना दो तमी, या तमी राज में चले जाओ। राज लेना ना लेना वो जनता काम थोड़ी है, ठीक बात है। उस जनता काम तो ये है कि उसने आपको एमएलए बना दिया, 90 जगह थोड़ी वो वोट गिनेंगे। बाकी अगर तारी पार्टी में नहीं दम था तो कौन आ राज। अब राज आने का तो दो जरिए हैं। देखो जनता का काम कैसे हो, जो ये विधायक बोल रहे हैं राज नहीं है, काम कैसे कराऊं यूं कहें तो काम कैसे हो, इसका मतलब राज से काम हो है। राज के दो तरीके, या तो ये राज में जाऊं ये इस्तीफा देगी किसी राज आड़न जितवाऊं, दो ही तो तरीके हैं, वो ये कौन सा कर नहीं रहे। तो आगे भविष्य में तो क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नारनौंद में हालात ये है, उमेद लोहान खूब मेहनत कर रहे हैं, लगातार जुटा हुआ है, अभय चौटाला भी कहीं ना कहीं अप हो रहा है, ठीक है। और कैप्टन अभिमन्यु अगला चुनाव नारनौंद से लड़ेंगे ना लड़ेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जस्सी पेटवाड़ को अगली बार टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी अलग बात है, क्या पता ना भी मिले, क्योंकि इस बार भी एक रोड़ा है पूरे हरियाणा में कि दो जो टिकटें बटी नारनौंद और उकलाना, अगर ये ना पेटवाड़ और नरेश सेलवाड़, अगर ये दो टिकटें इनको ना दे शैलजा गुट को दे देते तो हरियाणा में राज आ जाता है ना, हर जगह चर्चा। तो क्या बताया राहुल गांधी के दिमाग में आ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में आ जाए, टिकट भी काट। राहुल गांधी से मेरे को याद आ गया, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, 5 राज्यों का हुआ वैसे तो, लेकिन क्रिकेट में अगर 12 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं तो विराट कोहली सबको याद रख रहा है। वो पश्चिम बंगाल वाले चुनाव वाली बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा एक तरफा, भयंकर एक तरफा 2/3 सीट ले रही है, और उधर से ममता जी हार गई। हालांकि ममता जी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, ईमानदार लेडी थी, सब कुछ बढ़िया लगा था, लेकिन वो हार गई। तो अब जो अगले साल पंजाब में चुनाव होना है, इसकी भी गूंज यहां तक जाओगी क्या, या वो क्या आपने लगा कि भाजपा ने कोई चालबाजी करी तो इसलिए इलेक्शन जीत गई? वो देखो ऐसा है, पहली बात तो ये है, जो विपक्षी बार बार एक आरोप लगाते रहते हैं, कई तो यूं का भाई ईवीएम सेट है, मान लो ईवीएम सेट है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, ठीक है। वो ईवीएम केरल में क्यों नहीं सेट हुई, केरल में तो कांग्रेस गठबंधन जीता है, कांग्रेस पहली बार, ठीक है, वहां क्यों नहीं सेट हुई? वो ईवीएम हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं सेट हुई, ठीक है। दूसरी बात, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई एसआईआर की वजह से, या जो है जो चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं कर रहा, 80-90 लाख वोट कटी हैं, ठीक है, जो भी कुछ वो कह रहे हैं, जिस किसी का वोट कट गया उसको अपना वोट का तो अधिकार है, वो जाके कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है ना। भाई कम से कम आप अपनी लड़ाई तो लड़ो। असली कहानी क्या है वो मैं बताता हूं अपने। असली कहानी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है मैनेजमेंट, मार्केटिंग और ग्राउंड जीरो पे काम करके। अर्जुन को मीडिया तो जीता है, ठीक है, नहीं मीडिया तो वो मार्केटिंग होगी ना, ठीक है, मार्केटिंग मीडिया में आ गई, ठीक है, वो प्रचार प्रसार करवाते हैं अपना, और करना भी चाहिए। हाँ, आज नरेंद्र मोदी को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी उसके एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं ना, कंटिन्यू, खर्चा तो पार्टी फिर भी लगा रही है, ठीक बात है, ठीक है, जबकि कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर रही? हाँ, केंद्र पैसा को नहीं भाई, इतने साल इन्होंने राज किया है, अगर पैसा नहीं है तो भाई या तो चंदा इकट्ठा करो, या अगर नहीं है तो फिर भाई आप हाथ खड़े कर दो, भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, कुछ तो बदलाव करो, ठीक है। अब हारेगी कब बीजेपी? बीजेपी तब हारेगी जब विपक्षी पार्टियां बीजेपी से ज्यादा तो मेहनत करेंगी, बीजेपी से ज्यादा मैनेजमेंट होगी उनकी बढ़िया, बीजेपी से ज्यादा मार्केटिंग होगी, वहां तो कुछ है ही नहीं। अब देखो पंजाब में चुनाव है अगले साल जी, बीजेपी पिछले 1-1.5 साल से पंजाब में अपने डेरे डाले हुए है। हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हफ्ताल दिन जाले पंजाब में, अरे तो ये कई बार तो लगातार 2-3 दिन प्रोग्राम रहते हैं। अरे अब तो ये कह रहे हैं अमित शाह भी चंडीगढ़ रहेंगे, अमित शाह भी रहेगा, ठीक है ना। बीजेपी तो वो तैयारी कर रही है, राहुल गांधी कई बार यहाँ है, तो वो है ना। अब हरियाणा में लगा लो, हरियाणा तो चुनाव नहीं है, हरियाणा में मोदी कितनी बार आ लिया, अमित शाह कितनी बार आ लिया, राहुल गांधी खड़गे कितनी बार आ लिया, बस इसी से आप अंदाजा लगा लो मेहनत का। बीजेपी तो ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है, वो चीजें ये नहीं समझ पा रहे कांग्रेस वाले, केवल आरोप प्रत्यारोप लगा देना, उसी से काम थोड़ी चलेगा। भाई कुछ मेहनत भी तो करके दिखाओ। अभी नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, बीच में रहेगी जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री से तो बड़ा कोई नहीं है। ठीक बात है। अपने प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सारा सब सौदा झोंक रखा, सारे एमपी एमएलए मंत्री सीरियसली एक्शन जो कुछ भी है। जबकि कांग्रेस में आप देखो कैंडिडेट ही नहीं बेरा कौन है, कांग्रेस में बेरा ही नहीं। ठीक है ना, एक आधा नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, एक आधा बेचारा ट्वीट तय काम चला ले, वे ट्वीट कर दिया लोग वोट दे देंगे। अरे वो ट्वीट ने देखे कितने आदमी हैं, और जो ट्वीट ने देखे हैं उनमें भी क्या तसली ज्यादातर क्या पता वोट गिरने ना जाते हो। आम जो गामा में लोग हैं उन या जो शहरी कॉलोनियां उन्हें तो ट्वीट का बेरा कौन पाओगे ना, तो ट्विटर भी कोई चीज है जिसको आजकल एक्स बोल रहे हैं। ठीक बात है। तो ये कारण है। अब 37 एमएलए हैं कांग्रेस के, अब 37 में तो 5 तो चलो उन्होंने निकाल दिए, क्या 32 बच गए। उपचुनाव होगा, उन 32 में से कितने गए हैं वे वोट मांगने, उसी से आप अंदाजा लगा लो। मैंने तो कोई नहीं देखा। ठीक है ना, इस चीज से आइडिया है कि बीजेपी कहां खड़ी है और कांग्रेस कहां खड़ी है। अब चाहे वो ईवीएम ने दोष दे लो और चाहे क्या दे लो। अब बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए कितने साल से बीजेपी मेहनत कर रही है, आप ये देखो 2021 से जुटे हुए हैं, तब जुटे हुए ना, तब से 2021 का चुनाव आ रहे और चुनाव उस समय भी अच्छी खासी सीटें आई उनकी, चुनाव हारते ही वो फिर जुट गए। ठीक है, उन्होंने हर जो राजनीति में एक चीज कहते हैं शाम दाम दंड भेद, हर मामला होना ही चाहिए वो किया है। अब बहुत से कांग्रेसी ऐसे कह देते हैं कि वे बीजेपी सरकारें तोड़ रही फलाना, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस नहीं तोड़ा करती। आप वो चीज देखो ना, आप बीजेपी और कांग्रेस का दिमाग देखो। आपको एक बड़ी बात बताता हूं, कांग्रेस ने ज्यादातर साल कांग्रेस का राज रहा है, भारत में लगा लो या हरियाणा में लगा जी। कांग्रेस के हालात ये है कि आज अगर हरियाणा की बात भी करा तो 2-4 जिला ने छोड़ के 2-3 जिला ने कांग्रेस के जिला मुख्यालय नहीं पार्टी के पास, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में ऐसा जबरदस्त ऑफिस बना दिया 5 स्टार। ठीक है, और उसकी बढ़िया एफडी करवा रखी है, उस एफडी से बड़ा खर्चा चलने लग रहा है। हिसार जहां हम बैठे हैं ना, यहाँ के कांग्रेस भवन में ये हालात है कि चाय तक नहीं आती, गेट बंद रहे उसका ध्यान जाके देख लेना कैसे काम चल लगा। ठीक है, अब फिर आते हैं हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति पे जी, जिसमें बीजेपी के भी ब्राह्मण नेता हैं, कांग्रेस के भी ब्राह्मण नेता हैं। क्या कहीं गुटबाजी बीजेपी वाले में दिखा है? परशुराम जयंती मनाई जा रही है हर गली नुक्कड़ मोहल्ले पे। देखो ऐसा है, अकेले ब्राह्मण नहीं, कोई भी कास्ट हो, आजकल जो है ना नेता भी जातीय समीकरणों के हिसाब से ही राजनीति करते हैं। ये तो शुरू से, पार्टियां भी जातीय समीकरणों के हिसाब से, ये तो शुरू से ही चल, हर जाति में जो है उसका नेता बनने की होड़ लगी रहती है। लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि जब आप मंत्री प्रदेश के हो या आप एमएलए अपने हल्के को, तो आप अपने आप को एक जाति तक क्यों सीमित कर रहे हो? अब आपने एक चीज देखी या नहीं देखी, अब भगवान परशुराम जयंती है, उसमें आप देख लेना जहां जहां भी प्रोग्राम हो रहे हैं ज्यादातर जगह केवल ब्राह्मण नेताओं को ही मुख्य इनवाइट किया जा रहा है ना। ठीक बात है। अब मान लो कहीं होगी कोई धन्ना भगत की जयंती, वहां जाट को बना दिया, कहीं होगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वहां एससी समाज से बना दिया, जबकि होना ये चाहिए कि ये महापुरुष तो सबके हैं, क्या दिक्कत है? ठीक बात है, ठीक है ना भाई। भगवान परशुराम ने जो कुछ किया, क्या उसने एक ब्राह्मणों के लिए कर दिया? ठीक बात है। और उस टाइम तो मोहन भागवत ने भी कह दिया भाई सबके लिए है सारा सिस्टम। तो अब हो क्या रहा है, बीजेपी में ही हम पहले आ जाते हैं। बीजेपी में जो ब्राह्मण चेहरे हैं जी, देखो हर पार्टी जातीय समीकरणों के हिसाब से चौधर देती है जी। आज 2 मंत्री हैं सरकार में ब्राह्मण, एक डॉक्टर अरविंद शर्मा गोवाना के एमएलए, एक पलवल से गौरव गौतम जी। अब ये बन रहा है कि अरविंद शर्मा अपनी अलग मामला, अलग पहचान बनाने के लिए चला रहे हैं, लग रहा है। दूसरी तरफ राम कुमार गौतम कहीं ना कहीं गौरव गौतम भी एक मंच पर दिखाई दिए। नवीन जैन वो भी इन्हीं के खेमे में दिखाई दे रहा है मेरे को तो। ठीक है। और एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है डॉक्टर डीपी वत्स, ठीक है, जो पहले राज्यसभा सांसद है। ये चारों की चौकड़ी दिख रही है। हालांकि इसमें गौरव गौतम को ज्यादा रोल में नहीं है, लेकिन 3 तो जरूर हैं, जनरल डीपी वत्स, राम कुमार गौतम और नवीन जैन। ठीक है, ठीक है। अक्सर इनको हम एक स्टेज पे भी बहुत बार देखते हैं। अरविंद शर्मा चाहता है कि वो नेता बन जाए ब्राह्मणों का। ठीक है। लेकिन उसकी पोल पट्टी पंडित राम कुमार गौतम ने विधानसभा में खोल दी। ठीक है ना, 3 बार का एक एमएलए, इतने गंभीर आरोप उस पर लगा रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ अरविंद शर्मा ने राम कुमार गौतम की पोल पट्टी खोल दी।
उसने तो ऐसे शब्दों का यूज कर दिया कि जो करने ही नहीं चाहिए। करने नहीं चाहिए थे। पढ़े लिखे आदमी ने ऐसा शोभे पढ़ा लिखा क्या ना पढ़े कौन करे, इस तरह तो गांव में जो बेचारे जो खेती बाड़ी जो कुछ नहीं करते, जो ताश खेलना वही कौन करे हैं। ठीक है ना, ऐसे शब्दों का यूज कर दिया। अब आपस की जो एक खींचतान चल रही है, हालात ये है कि कोई कहीं आके प्रोग्राम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, और जो प्रोग्राम करवा रहे हैं वो भी अपना फायदा देख रहे हैं। सीधी बात ये है, वो यूं चाह रहे हैं जोन सा रपिये देंदा दिखे उसको बुला लो। रपिये कौन देगा, रपिये वो देगा, घर तो कोई देने तरह घर तो कोई ठीक है 21,000 दे दी, 51,000 दे दी, लाख रुपये दी, ठीक बात है। किसी का घना ठाडा प्यो तो 2 लाख दे देगा भाई, किसी मंत्री ने बुला लिया, किसी MLA ने बुला लिया। ठीक है। अब बहुत जगह ऐसे है, अब जैसे हिसार में कार्यक्रम हुआ, अरविंद शर्मा को बुला लिया जी, उसी ब्राह्मण धर्मशाला में लेफ्टिनेंट जनरल जो DP वत्स हैं, उनका एक बड़ा विशेष योगदान रहा। जिस प्रधान ने वो प्रोग्राम करवा रखा उसको बनवाने में भी उसका योगदान सर्वसम्मति से, और वो इनवाइट नहीं किया अगले ने उत्तरी का। और वो इनवाइट क्यों नहीं किया, मन ने जो लग रहा है भाई आज उस पर लेने देने की में है नहीं, क्योंकि वो पूर्व MP हो लिया। लेकिन ये समझना चाहिए दूब और नेता की क्या पता कब बोड़िया हुआ है, क्या पता उसने गवर्नर लगाने किसी प्रदेश का, फिर क्या होगा, फिर बुला लेंगे। समस्या तो आड़े हो रही है ना। लोग मतलब बहुत एडवांस हैं, लेकिन नेता समझते हैं इन बातों को, कई बार मजबूरी हो जाती है उनकी। अब दूसरी तरफ डॉक्टर कुलदीप वत्स है, बादली का MLA जी, वो यूं कह रहा था 5 तारीख ने मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। 5 तारीख को उनका जन्मदिन पर हनुमान जी का उन्होंने रोट लगा रखा था, ठीक है। तो उस पर सबकी टकटकी थी भाई पता नहीं क्या होगा 5 तारीख को, पहले मैं बहुत बड़ा ऐलान करूंगा, लेकिन वो कोई ऐलान उलन कुछ नहीं हुआ। लोग लगभग 2 महीने से यूं टकटकी लगा रहे थे भाई क्या करेगा, कुछ नहीं आई गई हुई। वो भी घूम रहा है, कभी आदमपुर में कर रहे हैं, कभी दादरी में कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं। करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ भाई प्रयास करो, सारे प्रदेश का नेता बनने का प्रयास करो, लेकिन इनको ये भी तो सोचना चाहिए हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, ब्राह्मण समाज से था, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और उसके बाद आज 2026 आ गई, 1966 के बाद कोई दोबारा बनया कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री? नहीं बनया ना। क्यों नहीं बनया? आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में जुटे खड़े हैं। ठीक है ना, मुख्यमंत्री का किसी पार्टी में कैंडिडेट ही नहीं है ब्राह्मण समाज का। आप ये देखो, बनना तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी में कोई दिख रहा है? कोई नहीं है। रामविलास शर्मा थे, उसकी खुद की टिकट काट दी, और कोई नहीं। कांग्रेस में कोई आदमी नहीं दिख रहा, इनेलो में कोई नहीं, JJP में कोई नहीं, आम आदमी में कोई नहीं। भाई मुख्यमंत्री बनना दूर को, भावी मुख्यमंत्री नहीं दिख रहा। तो इस पे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है ब्राह्मण समाज को भी। गली गली में मनाना छोड़ दो, इकट्ठे पूरे हरियाणा की एक परशुराम जयंती बनाओ, जब कि में दिखेगा एक मनाओ और उसमें सारी पार्टियों नेताओं को बुलाओ। हाँ, जब आपकी 10-15 लाख भीड़ दिखेगी, जब कोई पार्टी सीरियस लेगी, नहीं तो खुद सीरियस होकर एडमिट हो जाना आपने। खैर, और हरियाणा की राजनीति में आपको क्या चीज दिख रही है जो हमारे बीच में रह गई हो? देखो बहुत सी ऐसी बातें हैं फिलहाल तो। एक तो जो महिला आरक्षण को लेके जो मामला था, उसको लेके भी जगह जगह बातचीत चल रही है, और उसमें बीजेपी भी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जो खुद सत्ता में रहती है, फिर भी दूसरों के खिलाफ प्रदर्शन करती रहती है। मतलब ये भी बड़ी गजब बात है बीजेपी की। बात है, ठीक है, खुद धरना धर लें राज में होते हुए भी। हाँ। तो दूसरी बात ये है, अभी सबकी निगाहें इन चीज़ों पर हैं। एक तो भाई मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। एक साल तो हमें वीडियो बनाने लग रहे हैं, लेकिन कौन को अड़चन की में आता रहता है। ठीक है। दूसरा, मोहनलाल बड़ौली का क्या रहेगा? हर तरफ यही चर्चा है कि मोहनलाल बड़ौली जाएंगे, रहेंगे। उस चक्कर में बल्कि एक काम और भी हो रहा है, बहुत लोग बेचारे ना चाहते हुए भी बड़ौली साहब को हाजिरी मार रहे हैं। ठीक है भाई, कदे फिर यूं रह जाओ, समझ में नहीं आ रही। बड़ौली साहब की किस्मत तेज है, नहीं तो 1.25 साल हो जाता उनको बदले हुए। हाँ, ठीक है ना, जनवरी फरवरी में चुनाव था, जनवरी फरवरी 2025। ठीक है जी। उसके बाद कांग्रेस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि कई महीने बीत गए, हरियाणा में 23वां जिला बना रखा है, शायद उसका राहुल गांधी को अब तक पता चला है या नहीं चला, 80। ठीक है, वहाँ बीजेपी ने जिला प्रधान बना दिया, इनेलो ने बना दिया, JJP ने बना दिया, आम आदमी पार्टी ने बना दिया, और कांग्रेस जो इतने लंबे चौड़े दावे कर रही है वो उसका जिला प्रधान तक नहीं बना पा रही। अब हो सकता है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को ना पता हो, तो कम से कम राव नरेंद्र को तो पता होगा भाई जिला बन गया 23वां, इसका भी जिला प्रधान बनाना है। ठीक है जी।
बहुत सोचने वाली बात है। आखिरी एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, परिसीमन को लेकर क्या प्लान चल रहा है? देखो, परिसीमन का बीजेपी के, मैं जो समझ रहा हूँ बीजेपी के नेताओं को, और जैसा मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनको जो समझ पाया हूँ, ये हर हालात में परिसीमन करना चाहेंगे। इसके लिए ये दोबारा फिर प्रयास करेंगे। जो अभी संसद का विशेष सत्र गया और इस विशेष सत्र में नहीं पास हो पाया, अब मेरे को ये लग रहा है, जहां तक मेरा सोच है, कि अब टीएमसी हारेगी पश्चिम बंगाल में। तो जैसे आम आदमी में तोड़फोड़ करी है, वैसे ये टीएमसी भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक आधी पार्टी में क्या पता और भी कर दें, और उसमें करके ये अपना 2/3 जो बहुमत चाहिए संसद में, उसमें चाहे तो कुछ एक एमपीओ को एब्सेंट करवाएं। अब तक वो हुआ ही नहीं, बहुमत मिले ही नहीं अब तक। वो बहुमत क्या था, जो महिला आरक्षण था वो तो पास हो लिया 2023 में। ठीक है। महिलाओं को जो आरक्षण देना था 33%, वो तो पास हो लिया। बहुत लोगों को एक गलतफहमी है। अब जो मामला वो क्या है कि जो परिसीमन करके सीटों का, आज जो 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसको 850 या 835 के आसपास करके कुछ लाके, और उसमें 33% आरक्षण देना, परिसीमन बीजेपी क्यों करना चाह रही है वही मैं बता देता हूँ। जो भी पार्टी परिसीमन करती है अपने टाइम, दोबारा फिर जीत जाती है, उसको अगले चुनाव में बेनिफिट मिलता है उसका, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको सिस्टम बिठाती है। ठीक है। अफसर भी तो सरकार की मानेंगे, नेचुरल बात है ज्यादातर। बिल्कुल। ठीक है, तो उस हालात में बीजेपी ये चाह रही है कि अभी 2029 का चुनाव हम नए परिसीमन से करा दें, ताकि एक बार, ठीक है, ताकि एक बार नहीं, फिर तो क्या पता पक्का 20-30 जो 2047 के है ना मोदी, तो ठीक सोच रहे हैं। सीट अगर अपने हिसाब से बनाई थी उन्होंने, तो क्या पता 2047 वाली लॉटरी लग जाए। अच्छा, कांग्रेस यूं चाह रहे हैं, विपक्षी भी ये चाह रहे हैं कि भाई ये परिसीमन अभी ना हो, क्योंकि 29 का चुनाव हो जाए। मान लो इस बार 240 भटक गया मोदी, और वैसे परिसीमन लेट हो रहा है, लेट तो हो रहा है। वैसे अगर मान लो 2024 में 240 भटक गया मोदी और कांग्रेस 99 पागी, अब अगले चुनाव में क्या पता 240 से 200 पर रह जाए, तो क्या पता कांग्रेस भी बना जाए राज। तो वो फिर अपने हिसाब से करना चाहेंगे। असली कहानी तो है ये। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, जिन लोगों को चुनावी तैयारी करनी है, उनने परिसीमन की बात नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो बीजेपी है 2028 का आखिरी में कर देंगी। अगले के समझ में को नहीं आओगे भाई, उसका गांव में नाम याद को नहीं होंगे, शहर के मोहल्ले याद को नहीं होंगे, कौन सा आ गया। और बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी तो कर रही है अपनी ग्राउंड जी। उनका तो कमल का निशान लड़ रहा है चुनाव, ठीक बात, प्रत्याशी नहीं लड़ रहे। प्रत्याशी नहीं लड़ रहे। बीजेपी वालों की एक बड़ी खास बात है, आप देखना, वो ये बोल लेंगे भाई हमारा प्रत्याशी तो कमल है। कांग्रेस वाले कड़े बोलते देखे अपने, हमारा प्रत्याशी हाथ है पंचायत, ठीक बात। वो तो सिद्ध दिन होगा, हमारा प्रत्याशी भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, फलाना है। ये फर्क है। तो जिसने चुनाव की तैयारी करनी है उसको मैदान में आ जाना चाहिए, और बिना परिसीमन की बात देखिए, भाई हो गया तो भी ठीक है, नहीं होया तो भी ठीक है, अपने शुरू कर देना चाहिए सिस्टम। मेयर के चुनाव शुरू हो गया तो होगी राजनीति। बिल्कुल, मेयर के जो है 7 जगह, जहां 3 नगर निगम हरियाणा में, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत, जहां महापौर मेयर का चुनाव हो रहा है जी, रेवाड़ी नगर परिषद में हो रहा है जी, और 3 नगर पालिकाएं जिनमें उकलाना, सांपड़ा और धारूहेड़ा। और इसमें भी एक बड़ी गजब बात यह कि 6 जिलों में चुनाव है हरियाणा के, और एक ऐसा चुनाव है, ये कोई आम साधारण चुनाव नहीं है। पहले क्या हुआ करता, जो ये मेयर के चुनाव थे या पार्षदों के चुनाव हुआ करते, उसमें कोई एक पंचायती सा सिस्टम हुआ करता, वे किसी भी परिवार ने खड़ा कर दिया, वो जीत जाया करते लोग। अच्छा, मेयर और चेयरमैन जी जो पार्षद बनाया करते वो बनाया करते। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ऐसा अमेंडमेंट किया कि भाई जो पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम है, उसमें डायरेक्ट जनता सीधा मेयर चुनेगी। यानी अब हर जगह 2 वोट पड़ेंगे, एक तो पार्षद का वोट पड़ेगा, एक वहां मेयर, चेयरमैन या चेयरपर्सन जो भी होगा उसका वोट पड़ेगा। उस लिहाज से अब ये हालात है। देखो, आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है 7 जगह जी, कांग्रेस पार्टी 2 जगह तो पहले हार मान ली उन्होंने, 7 में से 2 जगह अपने कैंडिडेट ही नहीं खड़े करे, ठीक है, यानी उनको कोई मिले ही नहीं चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाला। और वो तब है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एक बयान दिया कि हम तो चेयरमैन और उनको तो छोड़ दीजिए, पार्षद तक का भी चुनाव लड़ेंगे ताकि कम से कम हमारा चुनाव चिन्ह तो लोगों तक पहुंचे। और राव नरेंद्र सिंह अपनी बात पर खरे नहीं उतरे। वो पार्षद तो छोड़ दीजिए, उकलाना और सांपड़ा जो रोहतक और हिसार में जो 2 नगर पालिकाएं हैं, वहां अपना चेयरपर्सन का या चेयरमैन का कैंडिडेट ही नहीं उतार पाए। तो क्या और बड़ी गजब बात,
दोनों जगह कांग्रेस के विधायक हैं। उकलाना में नरेश सेलवाल कांग्रेस का विधायक है और शापड़ा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का विधायक है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नरेश सेलवाल जहां से विधायक, वहां कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, तो क्या हालात है प्रदेश में आज कांग्रेस की? बड़ी सोचने वाली बात है। कांग्रेस की बात चली तो मेरे बृजेंद्र सिंह याद आ गए जी। उनकी भी रैलियां, उनके भी रोड शो और सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी भी आएंगे उनके कार्यक्रम में। देखो ये बात उन्होंने कहते होंगे 7 महीने राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी ना दनौदा में, नरवाना के दनौदा से, उस दिन से ये शुरू है भाई राहुल गांधी आएंगे आएंगे, अब तक तो आए नहीं। ठीक है, अब जब आ जाएंगे तब की तब देखेंगे आएंगे या नहीं आएंगे। अगली बड़ी बात उनकी यात्रा की ये है कि 90 के 90 हल्कों में वो यात्रा तो निकाल दी उन्होंने, चलो एक हिम्मत करी। ठीक है, वह कम से कम पूरा हरियाणा में कांग्रेसी है जो 90 के 90 हल्कों में घूम रहा है। लेकिन उसके उलट एक कड़वी सच्चाई और भी है कि उसकी यात्रा को हरियाणा में 5 सांसद हैं लोकसभा के कांग्रेस के, उन 5 में से 4 तो कहीं दिखे नहीं। कुमारी शैलजा भी कोई एक आधी जगह दिखी है। ठीक है, राज्यसभा वाला भी नहीं दिखा क्योंकि राज्यसभा एमपी बनने के बाद तो यात्रा चल पड़ी। उसके बाद उनके 37 एमएलए हैं, उनमें भी कोई 2 4 5 को छोड़ दो, उसके अलावा कोई नहीं दिखा। फिर जो है आपके हिसाब से 33 जिला प्रधान है, उनमें भी कोई 5-10 छोड़ दो, बाकी कोई नहीं दिखा। ठीक है, मैंने लग गई उनकी बुराई घनी करने लग रहे, मैंने बुराई नहीं बता रहा हूँ। तो क्या बृजेंद्र सिंह फ्लॉप है आपके हिसाब से? देखो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब उनको मेहनत करने का अवसर लोगों ने दिया, जब कुछ काम कराने जो गाँव बनाया, हिसार की जनता ने उसको एमपी बनाया, पहली बार आया, उसको तो ये भी नहीं पता था कि भाई कौन से गांव इस पूरी लोकसभा में हैं, क्योंकि वो तो उन गांवों में गए नहीं थे पहले, बहुत से गांव ऐसे थे। उसके बाद जब उसको एमपी बना दिया, 5 साल तक उन्होंने धन्यवादी दौरा तक भी नहीं किया हिसार लोकसभा का। हिसार लोकसभा में क्या काम करवाया उन्होंने बताओ? एक कहीं पानी के टैंकर दे दिए या कोई एक आधी जगह को ट्रैक्टर दे दिया, कोई छोटी मोटी ग्रांट और दे दी होंगी। तो बीजेपी ने करवाने थे, बृजेंद्र सिंह की कोटा की ग्रांट, बृजेंद्र सिंह अगर नहीं करवा पाए तो बीजेपी की कमी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। ऐसा मान लें? नहीं मान लें, कैसे मान लें? एक बात बताओ, वो एमपी थे, हिसार की जनता ने उनको सांसद बनाया, ठीक है, कम से कम वो काम ना होते धन्यवादी दौरा तो कर सके थे। वो तो बीजेपी उनकी बेहतर कौन करना, या अगर उसको रोक रखा था भाई धन्यवादी दौरा नहीं करना, तो उसने बतानी चाहिए बात, मेरे को फलाना बीजेपी का नेता नहीं कहा धन्यवादी दौरा नहीं करना। आज तो वो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, और जब उनको जिस जनता ने उनको जिताया वहां क्यों नहीं धन्यवादी दौरा करने आई? ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें बृजेंद्र सिंह खुद वोट मांगने भी नहीं गया, उसके बावजूद लोगों ने उनको जिताया, और उन गांव में धन्यवाद तक करने नहीं गया। अगला काम बढ़ो ना बढ़ो वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन कम से कम जिन्होंने आपको दे रखे हैं वोट, जिन्होंने आपको बीजेपी की टिकट पर जिता रखे, उनका धन्यवाद तो करना चाहिए। अगर वो धन्यवाद कर लेते ठीक ठाक है और अपनी ठीक ठाक इमेज रखते यहाँ राजनीतिक तौर पे, तो यह यात्रा काटने की जरूरत है कौन थी? ठीक है ना। बृजेंद्र सिंह की यात्रा की बात चली है, तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, ऐसी वीडियो हम कितनी और लंबी बना सका, क्योंकि विषय बहुत लंबे हैं हमारे पास। और भाई फिलहाल ये 1 घंटा की लंबी बना सका, कोई अपना वो नहीं। हाँ, तो भाई एक मोबाइल हमारा छोटा सा है, इसमें भी मेमोरी थोड़ी सी है, और पहले मटेरियल बहुत सारा पड़ा है, तो हम दोबारा फिर आवांगे बहुत जल्दी, अब दोबारा फिर आके फिर एक बनावांगे। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद जी। और रही भाई परिसीमन की बात, मैंने तो लगा पूरी तैयारी है, 2027-28 में चुनाव हो जाना है, मैंने तो लगा है जो कर नायब सिंह सैनी पूरे हरियाणा में हर कंस्टिट्यूएंसी में रैली कर दे घूमने लग रहे हैं, तो घना लंबा टाइम है नहीं। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपको अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।